हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस देखा और वो सारे 1 मार्क्स वाले थे, और सेक्शन बी में 21 से 26 तक हमारे 6 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स वाले होंगे। आइए उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डाइल्यूट HCl is added to zinc granules. How will you prove that chemical change has taken place here? Support your response with 2 arguments. क्वेश्चन में जो है आपको ये कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि केमिकल चेंज हुई है, और उसके सपोर्ट में आपको 2 ऐसे ऑब्जर्वेशंस अपनी बतानी है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि अगर इस तरह की चीजें हुई हैं तो केमिकल चेंज में वो आती है। चलिए देखते हैं। जिंक ग्रेनुअल्स को HCl, डाइल्यूट HCl में ऐड किया गया तो ये जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो यहां से क्या होने वाला है, चेंज इन कलर हो रहा है, ये ब्लैक फॉर्म कर रहा है, और ये था ये सिल्वरी वाइट। तो आपने देखा कि कलर चेंज हो गई, चेंज इन कलर, एक पहली ऑब्जर्वेशन हुई। दूसरी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये 2 ऐसे इंडिकेशन हैं जो हमें बता रहे हैं कि केमिकल चेंज हुई है, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी चेंज होती है। जिस बीकर में ये रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं, या जिस टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl लेंगे और उसमें जिंक ग्रेनुल्स को जैसे ही हम लोग ड्रॉप करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज होगी। तो हमें 2 चूज करना है, तो चेंज इन कलर पहली हो गई और इवोल्यूशन ऑफ गैस दूसरी हो गई। इवोल्यूशन ऑफ गैस हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तो इन 2 आर्गुमेंट से हम लोग ये बता सकते हैं कि केमिकल चेंज हुई है। सो बाय सेइंग दैट इन दिस रिएक्शन देयर आर चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दिस इज अ केमिकल चेंज when zinc granules are added to HCl. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। State the post fertilization changes that lead to fruit formation in plants. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था कैसे जाइगोट फॉर्म होता है, जो हमारा एक फर्टिलाइज्ड एग है। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट फॉर्म हुआ, और ये जाइगोट फिर ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, एम्ब्रियो में। और फिर मल्टीपल डिवीजन के थ्रू ओव्यूल पार्ट और ओवरी पार्ट उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाता है, और ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो ऐसा आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज
स्टेट करना था जिसमें वो फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओव्यूल जो है वो सीड में फॉर्म हो जा रहा है और ओवरी जो है वो फ्रूट पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि यूरिन क्यों फॉर्म होता है, आखिर हम एक्सक्रीशन क्यों करते हैं। कुछ सॉलिड वेस्ट होते हैं और कुछ लिक्विड वेस्ट होते हैं। तो लिक्विड वेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है और वेस्ट वो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडीज, टू एक्सपेल द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द लिक्विड फॉर्म। तो क्या पर्पस होता है, टू एक्सपेल नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, आउट ऑफ आवर बॉडी। ये हो गई पर्पस। अब कौन से ऑर्गन हैं जो स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। तो स्टोर करने वाला हमारा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है, वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। और रिलीज करने वाला जो है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज हो जाता है बॉडी से। तो ये था हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। क्या है पर्पस, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और रिलीज होने के लिए कौन सा है, यूरेथ्रा। और ये पूरा ही पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do arteries have thick and elastic walls whereas veins have walls? देखिए, आर्टरीज और वेन के बारे में हमें पता है। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जिसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थिक वॉल क्यों होते हैं आर्टरीज में और वेन में थिन वॉल्स क्यों होते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, आर्टरीज में ब्लड की प्रेशर काफी होती है और ऑक्सीजन सप्लाई को और अदर न्यूट्रिएंट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए उसमें जब प्रेशर किसमें, आर्टरीज में प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई होती है, इस कारण से सब थिक होना पड़ेगा। अगर आप किसी पाइप के बारे में सोचें और उससे अगर वाटर फ्लो हो रही है बहुत हाई स्पीड में और उसके अगर वॉल थिन है तो वो रप्चर्ड हो जाएंगे, तो वाटर तो स्केप कर जाएगा यहां से। इस कारण से थिक वॉल होती है। और आर्टरीज अगर हमारे बॉडी में कट हो गई तो हमें सीरियस कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, मे बी हमारी जान भी जा सकती है। और वेन जो होती है वो काफी थिन वॉल वाले होते हैं, उनके पास कैसी होती है, थिन वॉल, क्योंकि उसमें ब्लड की जो प्रेशर होती है काफी लो होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर ये है कि द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन।
तीन मीडियम दी गई है, ए है, बी है और सी है। अब आपको इसमें बताना है अ रेट ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी। एक रे जो है वो ए टू बी ट्रेवल कर रही है, दूसरी रे जो है वो बी टू सी ट्रेवल कर रही है। दो कंडीशन है हमारे पास। इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ए से बी वाली कंडीशन में देखते हैं, अगर ए टू बी वाली कंडीशन देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी, सबसे कम होगी वहां पर स्पीड ऑफ लाइट अधिक होने वाली है। तो मीन्स ये रेयरर होने वाली है और ये डेंसर होने वाली है। और बी टू सी वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। सबसे कम कौन सी है? 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सी की, तो यहां पर जो है ये रेयरर हो जाएगी और ये हो जाएगी डेंसर। और हमें पता है कि अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर ट्रेवल करती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड करती है। चलिए देखते हैं कौन से कंडीशन में है। रेयरर टू डेंसर सिर्फ इस वाली कंडीशन में है, तो हमारी ऑप्शन क्या हो गई? ए टू बी। डेंसर टू रेयरर यहां तो अवे होनी चाहिए, इसमें क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसमें होने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम? जब बी टू सी डेंसर टू रेयरर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस केस में क्या हो गया? बी टू सी हमारा ऑप्शन हो गया। पहले वाले में लाइट ट्रेवल करेगी ए टू बी, तब वो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, और दूसरे वाले केस में बी टू सी बेंड वो ट्रेवल करेगी लाइट, तो वो स्पीड इंक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमने एक रेजिस्टेंस लिया, जिसको हमने 3 पार्ट्स में कट किया है। तो ईच पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट R/3, और इनको हमने पैरेलल कंबाइन कर दिया है। हमने कैसे कंबाइन किया है? पैरेलल। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो दी गई है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R रेसिप्रोकल होती है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू आएगी, 9/r। हमें कैलकुलेट क्या करना है, R1 और R की रेशियो। तो R1 इज टू R हमारी हो जाएगी 9:1, 1:9, सॉरी, ये जो होने वाली है हमारी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी 1/9 इक्वल्स टू R1/R आ जाएगी। और जब फिर इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो R1 इज टू R इक्वल्स टू 1:9 हमारी रेशियो आने वाली है, जो हमसे पूछी जा रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो। तो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द इमेज गिवन बिलो एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट। What happens to the magnetic field when the current in the circuit is reversed? आपको ये फिगर देख के लग रहा है ना, सोलेनॉइड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑल्सो रिवर्स्ड। अगर आप करंट को रिवर्स करें, करंट को अगर आप रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगी वो भी, मैग्नेटिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन थी। चलिए आगे देखते हैं। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। If the amount of energy available at the third tropic level is 100 joules, then how much energy will be available at the producer level? Justify your answer. तो अगर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर 100 जूल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल कौन है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो यहां पर इसने 100 जूल, इसके लिए 100 जूल अवेलेबल है। तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितने होंगे? तो हमें 10% रूल पता है। जो फॉरवर्ड हुए होंगे इसको 10% मिला होगा, इसको भी 10% मिला होगा, है ना। तो अगर 10% अगर 10% लॉ को अगर हम लोग लगाएंगे यहां पर, तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10,000। इसकी कितनी हो जाएगी 1000, इसकी कितनी हो जाएगी 10,000 जूल। तो हमने प्रोड्यूसर लेवल पे, प्रोड्यूसर कौन होता है हमारा, ऑटोट्रॉप होता है, दिस इज द प्रोड्यूसर लेवल। तो कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी 10,000 जूल होगी बाय 10%। क्योंकि अगर सबकी 10% अगर हम लोग लेते चलेंगे तो हमारे ये जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उस पर 100 जूल अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली लीव वाली पोजीशन पर जो कि प्रोड्यूसर लेवल है वहां पर 10,000 जूल अवेलेबल होगी। इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉपिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर फोर्थ? फोर्थ में कौन है, मॉन्गूज है ना। फोर्थ वाले में अगर फोर्थ से पहले अगर हम लोग 2 और लेवल ऐड कर दें यहां पर, तो कितनी नाइंसाफी होगी ना कि 10 से इसके पास नेक्स्ट 10 जूल और फिर 10 की 10% 1 जूल और फिर ये इसके पास पहुंचेगी 10%। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई ना, नेग्लिजिबल एनर्जी। तो बेचारा वो जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। तो ट्रॉपिक 2 more tropic levels in this food chain
is not possible because the fourth tropic level will not get enough energy to survive. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. The given reaction shows one of the process to extract the metal like iron and manganese. ये मैग्नीज और आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है. और ये रिएक्शन दी गई मैग्नीज ऑक्साइड, एल्युमिनियम और मैग्नीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट. इसमें काफी इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होती है और इसी इनॉर्मस हीट के कारण हम लोग इस रिएक्शन को एक स्पेशल टर्म से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं टर्माइट रिएक्शन. ड्यू टू प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन. अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक से है क्वेश्चन. आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जो रिडक्शन परफॉर्म करते हैं और इसका अपोजिट ये होता है जो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बारे में जानते हैं जो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. चलिए सबसे पहले हमें बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडाइज मतलब किसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो एल्युमिनियम में हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. और रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है मैग्नीज. तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइज्ड और ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया है और इसने रिडक्शन. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन सी इज गिव अ रीजन व्हाई एल्युमिनियम इज प्रिफरली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन. बिकॉज इट इज यूज्ड टू obtain the molten state of extract of iron and manganese, so that it is used in railway tracks to join them. Where there are crackings in the railway tracks, there we can use thermite reaction. This is very efficient reaction to join those broken parts.